तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पहले पूछे जा चुके हैं। तो देखें, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी या इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा कथन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। दूसरा है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा विकल्प है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। और विकल्प डी है कि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब चलते हैं कथनों पे। तो पहला कथन है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर या इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। तो यह कथन असत्य है। पार्थिव विकिरण की अगर हम बात करें तो देखिए, पार्थिव विकिरण जो ऐसे विकिरण जिन्हें सूर्य से आती हैं और वापस जाती हैं तो इन्हें पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और आगामी सौर विकिरण या इनकमिंग सौर विकिरण जो सूर्य से सीधे हमारी पृथ्वी सतह पर आता है उसे कहते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि अगर हम सूर्यातप की बात करें तो सूर्यातप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण ही हमारे पृथ्वी पर औसत तापमान जो है एक समान रहता है। और इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या हीट बजट कहा जाता है। तो देखिए, होता क्या है, जैसे हम मान लें कि अगर ऊष्मा की कुल 100 यूनिट है या 100 इकाई है, तो इनमें से सबसे पहले क्या होता है कि जो 35 इकाइयाँ होती हैं वो पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के पहले से ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। तो ये जो 35 इकाइयाँ जो लौट जाती हैं धरती पर पहुंचने से पहले ही, इनमें से 6 इकाई जो हैं वायुमंडल की ऊपरी छोर से और 2 इकाई पृथ्वी के जो हिमाच्छादित क्षेत्र द्वारा परावर्तित होकर लौटा दी जाती हैं। जबकि जो शेष 27 इकाइयाँ बचती हैं ये बादलों के ऊपरी छोर से ही परावर्तन के द्वारा लौट जाती हैं। तो ये जो 35 इकाइयाँ हैं ये धरती पर पहुंचती ही नहीं हैं, उससे पहले ही लौट जाती हैं। शेष बचती हैं 65 इकाइयाँ जो अवशोषित होती हैं। तो इनमें से यानी कि इन 65 इकाइयों में से क्या है, जो 14 इकाई होती हैं उनको वायुमंडल के द्वारा और 51 इकाइयों को पृथ्वी के धरातल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। अब क्या है, जब पृथ्वी जिन 51 इकाइयों को अवशोषित करती है उनको पुनः पार्थिव या भौमिक विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा लौटा देता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है, यह कथन असत्य है। क्योंकि देखिए, इसमें होता ये है कि जो वायुमंडल है आने वाली सौर विकिरण की अपेक्षा स्थलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है। तो और ये जो आगमिक सौर विकिरण होते हैं ये लघु तरंग विकिरण होते हैं, और जब ये पृथ्वी की सतह से टकराती हैं और वापस जाती हैं तब ये जाके दीर्घ तरंग विकिरण बनती है और इन्हें रोकने का काम जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो करती हैं। तो पहला कथन जो है ये असत्य है और दूसरा सत्य है। तो देखिए, अब वायुमंडलीय तापन की अगर हम बात करें कि हमारा वायुमंडल गर्म कैसे होता है, तो इसका जो प्राथमिक सिस्टम है वो ये है कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो स्थलीय विकिरण होते हैं उनका अवशोषण करना, और इसी अवशोषण के माध्यम से ही हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल में तापन बना रहता है। और जो आने वाली सौर किरणें हैं उनका प्रत्यक्ष अवशोषण ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा नहीं किया जाता। इसके अलावा जो आगमिक सौर विकिरण होते हैं ये लघु तरंग विकिरण होते हैं, या जबकि जो स्थलीय विकिरण होते हैं ये दीर्घ तरंग विकिरण होते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन असत्य हो जाएगा और दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। तो सही विकल्प इसमें डी हो जाएगा कि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है, खैर उससे पहले थोड़ी सी जो पृथ्वी का तापन सिस्टम है या जो हमारा पृथ्वी का जो तापन
मतलब कैसे हमारा पृथ्वी पर तापमान एक समान रहता है, अगर उसकी भी बात कर लें तो होता क्या है कि देखिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो सौर विकिरण जो आती है उनके लिए अपेक्षाकृत पारदर्शी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसका अधिकांश भाग जो है पृथ्वी की सतह से गुजरता है और वायुमंडल तक पहुंचता है। फिर क्या है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है इस सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है और फिर इसे दीर्घ तरंग के रूप में पुनः उत्सर्जित कर देती है। और वायुमंडल के जो ग्रीन हाउस गैस है इन दीर्घ तरंगों को अच्छे तरह से अवशोषित करते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल पे तापमान बना रहता है। ठीक। और नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरा कथन है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। और बी विकल्प है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। और विकल्प सी है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। और डी है कि कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब यहाँ पे कथन पे चलें तो पहला कथन है कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। तो यह सत्य है, क्योंकि जो क्षोभ मंडल है हमारा ट्रोपोस्फियर है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर इसकी जो मोटाई है 18 किलोमीटर तक होती है। तो पहला कथन यहाँ पे सत्य हो रहा है। दूसरा कथन है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अब भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर होता क्या है कि सूर्य तप की मात्रा सीधे पड़ती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का सतह गर्म होता है और यह यहाँ के वायु को गर्म करता है। गर्म होने पर वायु ऊपर जाती है। इसके फलस्वरूप जो क्षोभ मंडल है हमारा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है बढ़ जाती है। तो पहला और दूसरा, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है और पहले कथन की सही से व्याख्या करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर ए हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है। अब देखिए, थोड़ी सी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर की भी अगर हम बात करें तो जैसा कि बताया कि यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है जहाँ की मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं घटित होती हैं। और क्षोभ मंडल में इतना विविधता पाया जाता है, इसका वजह यह है तापमान और संवहन का होना। तो तापमान क्या है, देखिए भूमध्य रेखा पर प्रकाश जो है अधिक प्रत्यक्ष तौर पर सौर विकिरण प्राप्त होता है, जिससे सतह का तापमान बढ़ जाता है और इससे हवा गर्म होती है, फैलती है और ज़्यादा ऊंचाई तक उठ जाती है। इसके अलावा संवहन की बात करें तो भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराएं होती हैं जो कि गर्म हवा को ऊपर धकेलती हैं, जिससे क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है बढ़ जाती है। और संवहन की प्रक्रिया में क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। तो इस तरह का ये एक परिसंचरण बन जाता है। और भूमध्य रेखा पर तीव्र सौर तापन के कारण ही प्रबल संवहनी धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है ये कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर, वो देखेंगे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वलखंडाश्मी या पायरोक्लास्टी मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं? यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो या ज्वालामुखी विस्फोट के जो उत्पाद हैं उनके बारे में बताना है कि इनमें से कितने हैं। तो ज्वलखंडाश्मी या पायरोक्लास्टी मलबा की बात करें तो ये भी है, राख और धूल भी होते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक भी होते हैं और सल्फर के यौगिक भी होते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि सभी 4 ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लें ज्वलखंडाश्मी या पायरोक्लास्टी मलबा की। तो असल में ये ज्वालामुखी से निकले हुए चट्टान के टुकड़े होते हैं जिनमें प्यूमिस, राख और ज्वालामुखी विस्फोटक शामिल होते हैं। असल में ये जो प्रवाह है, ये ज्वलखंडाश्मी प्रवाह जो होता है, ये गर्म गैस और ज्वालामुखी अवशेषों की तीव्र गति से बहने वाली धाराओं को ज्वलखंडाश्मी मलबा कहा जाता है या पायरोक्लास्टी मलबा कहा जाता है। राख और धूल की बात करें तो ऑफकोर्स ज्वालामुखी विस्फोट के समय राख और धूल होते ही हैं। ये चूर्णित चट्टान होते हैं, खनिज और ज्वालामुखी कांच के महीन कण होते हैं ये, जो कि वायुमंडल में मुक्त किए जा सकते हैं और लंबी दूरी तक
ले जाए जा सकते हैं। सल्फर यौगिक की बात करें तो ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे अन्य गैसें भी निकलती हैं। नाइट्रोजन यौगिक की बात करें तो अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी पर आया, अगर हम बिल्कुल पृथ्वी के इतिहास की तरफ जाएं, उत्पत्ति के समय पे जाएं, तो मतलब ज्वालामुखी से निकली गैसों के माध्यम से ही हमारे पृथ्वी का वायुमंडल बना है। तो जाहिर सी बात है कि इन ज्वालामुखियों के द्वारा बिजली जो चमकती है, जो आकाशीय बिजली है, वो भी उत्पन्न किया गया होगा, तो जिससे नाइट्रोजन गैस को स्थिरता प्राप्त हुई होगी। इससे नाइट्रोजन गैस से मुक्त होकर नाइट्रोजन अणु बना होगा और इस अणु को ही हम मानव या जितने भी जो जीवित प्राणी हैं वो उपयोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन यौगिक भी ज्वालामुखी से अवशेष के रूप में निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि ये सभी चार कथन सही हैं ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न बड़ा ही आसान सा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं। अब देखिए, कोको की अगर हम बात करें तो ये पपीता जैसा दिखता है। ठीक है, और इसके लिए जो बिल्कुल सही मतलब जो तापक्रम वाला जो स्थान है उसकी अगर हम बात करें तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो इसकी अवस्थिति है वो इसके लिए अनुकूलतम मानी जाती है। वहाँ पे इसकी खेती अच्छे से होती है। तो जैसा कहा कि ये बिल्कुल पपीते जैसा होता है और इसको इसके लगते हैं और एक जो इसका फल होता है उसमें लगभग 60 बीज के आसपास होता है, उसको निकाल के ये बनाया जाता है। तो अब ऑफकोर्स यहाँ पे मतलब अफ्रीका महाद्वीप ही एक समझ में आ रहा है, जैसा आपको बताया तो अफ्रीका महाद्वीप में ये उगता है, मतलब ज़्यादातर उत्पादन जो है अफ्रीका महाद्वीप में ही होता है। और वो दोनों देश हैं कोटे डी आइवर और घाना, यानी कि यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। तो कोटे डी आइवर की अगर हम बात करें तो कोटे डी आइवर यहाँ पे क्या है, जिसे कि हम आइवरी कोस्ट के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी कि 2.2 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है और यह देश कोको उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद घाना आता है जहाँ प्रतिवर्ष 1.1 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन किया जाता है। कोटे डी आइवर की बात करें तो इसके जो प्रमुख खरीदार देश हैं उनमें शामिल हैं अमेरिका, मलेशिया और हमारा देश भारत। इसके अलावा घाना की बात करें तो इसके ग्राहकों में शामिल है अमेरिका, नीदरलैंड, स्पेन और जर्मनी। जबकि अगर थोड़ी सी हम बात करें ये कोको बीन्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों देश जो हैं ये मिलकर दुनिया के कुल कोको उत्पादन का आधे से अधिक हिस्सा उत्पादित करते हैं। हालांकि कोको की उत्पत्ति जो है मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में हुई थी, लेकिन विश्व का 70% कोको जो है पश्चिमी अफ्रीका में उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, कोटे डी आइवर और घाना। और अगला है 5वां प्रश्न। ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में, प्रयागराज वही इलाहाबाद, गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। यानी कि अगर हम मार्ग जो एक जगह ले लें, प्रयागराज ले लें, तो वहाँ से जो नदियाँ जो गंगा नदी है इसमें कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती हैं। तो देखिए विकल्प हैं घाघरा गोमती गंडक कोसी, गोमती घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गोमती गंडक कोसी गंडक और गोमती घाघरा कोसी गंडक। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैप भी देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए सबसे पहले गोमती नदी आती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसके बाद गोमती के बाद घाघरा नदी आती है, फिर गंडक आती है, उसके बाद कोसी आती है। ये मैप है, देख सकते हैं आप, है ना। तो गोमती नदी की अगर हम बात करें तो यह वाराणसी जिले से 27 किलोमीटर दूर कैथी एक जगह है, वहाँ के सैदपुर के पास से गंगा में मिलती है। जबकि घाघरा नदी की बात करें तो बिहार के छपरा में गंगा से मिलती है। और गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी जो है ये सोनपुर में गंगा से मिलती है। और कोसी नदी की बात करें तो कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 6वां प्रश्न कि जल वाष्प के संदर्भ में या वाटर वेपर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। पहला है कि यह गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है
और दूसरा कथन है कि ध्रुव पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। बताना है कि, और यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी की न तो एक न ही दो। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन है कि वायु एक गैस है, तो ठीक है। जो जल वाष्प है गैस होता है ना, वाटर वेपर गैस होता है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। तो ये कथन, पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा है कि ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है, तो ऐसा नहीं है। जब ऊंचाई के साथ इसका मात्रा घटता है, मतलब ये जैसे कि मौसम ठंड होगा इसकी मात्रा घटती जाएगी। वजह ये है तापमान कम होगा, और तापमान में कम होने पर जो वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता होती है वो कम होती है, तो ध्रुवों पर इसका प्रतिशत जो है न्यूनतम होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक, यानी कि कथन एक जो है वो सत्य है कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश जल वाष्प जो है ये पृथ्वी की सतह पर वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है, और जैसे जैसे वायुमंडल में हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। जैसा कि पहले ही बताया आपको कि वायु की जल वाष्प धारण करने की क्षमता जो है ये ऊपर जाने पर कम होती है। और तो यहाँ पे दूसरा कथन जो है स्वतः ही असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर ए, केवल एक, है ना। नेक्स्ट है 7वां नंबर की निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा निम्न होती है, यानी कि जो तापांतर है ये कम होता है, वर्ष भर वर्षण होता है, वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो सामान्यतः यहाँ पे मतलब क्या है, लोग विषुवतीय जलवायु समझ के इसको लगा देंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी आगे बढ़िए। असल में ये समुद्री पश्चिम तट जलवायु की बात कर रही है ना। समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु कि यहाँ पे क्या है कि तापमानों की जो वार्षिक और दैनिक सीमा होती है वो निम्न होती है। वर्ष भर वर्षण होता है यहाँ पे। इसके अलावा वर्षण में जो भिन्नता है 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होता है। और यह बात हो रही है समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु की। उदाहरण की अगर हम बात करें तो अमेरिका और कनाडा का प्रशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जैसे सिएटल और वैंकूवर शहर की बात कर लें। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप की बात कर लें तो हमारा इंग्लैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा आयरलैंड हो गया, पश्चिमी फ्रांस हो गया, और आपका जो नॉर्वे है, पश्चिमी नॉर्वे या जो पूरा तटीय नॉर्वे है वहाँ पे ये हिस्सा आता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये मैप भी देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कुछ हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया का जिसमें तस्मानिया शामिल है और न्यूजीलैंड का वेलिंगटन शहर शामिल है। तो वहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। और ये नेक्स्ट है 8वां नंबर, जो कि लास्ट भी है। तो नेक्स्ट है ये जो 8वां नंबर प्रश्न है, ये है कि कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। पहला कथन है कि यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। दूसरा है कि यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो दोनों। तो यहाँ पे क्या है, दोनों कथन सत्य हैं। अब देखिए कोरियोलिस की बल की अगर हम बात करें तो ये बल क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला एक आभासी बल होता है जो किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा के लंबवत काम करता है और वस्तु की गति और पृथ्वी की घूर्णन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो जैसे ही पवन का वेग में वृद्धि होगा तो उसी तरह से कोरियोलिस बल है ये भी वृद्धि होगा, ठीक है। इसके अलावा जो कोरियोलिस बल होते हैं ये अक्षांश पर भी निर्भर करते हैं। भूमध्य रेखा पर यह शून्य होता है। इसका वजह ये है क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति इसके दिशा के समानांतर होता है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी विक्षेपण नहीं होगा। इसके अलावा ये जो कोरियोलिस बल होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में हवा को बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर विक्षेपित करती हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं कि यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान या उपस्थित नहीं होता। दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो आई होप कि ये आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड करे, और तो ज़रूर कमेंट करें कैसा लगा वीडियो और लाइक करें। नमस्कार।